हम लोग हाजिर हैं रात 10 बजे के अपने लाइव में। मैं और रवि बुले आज बात करेंगे अक्षय कुमार के तेजी से नीचे जाते करियर के बारे में। हम आपको बताएंगे कि लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, फिर भी सबक नहीं सीख रहे हैं अक्षय कुमार। आखिर क्यों उनकी फिल्म को जब फ्लॉप कहा जाता है तो उन्हें दर्द होता है? आखिर क्यों वो कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं फिर भी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे? आखिर क्यों इतनी क्वांटिटी में फिल्में आ रही हैं लेकिन क्वालिटी पर काम नहीं करते? ऐसी तमाम बातों पर और अक्षय कुमार के लगातार तेजी से नीचे जाते ग्राफ के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो फैसले गलत ले रहे हैं या उनके आसपास के लोग गलत हैं, इन तमाम बातों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हम आज की जो रात का हमारा शो है ये हम आपको बता सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। रवि जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस बातचीत में जी। और आज के शो की शुरुआत मैं उन 11 फिल्मों से करना चाहता हूं जो फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। अक्षय कुमार की ये फिल्में हैं, एक एक करके मैं आपके सामने इन फिल्मों के नाम पढ़ने जा रहा हूं। उनकी सबसे हाल ही में जो पिक्चर रिलीज हुई थी, बड़े मियां छोटे मियां, जिसके बारे में कहा गया कि 350 करोड़ की फिल्म है, वो 60 करोड़ के आसपास निबट गई, फ्लॉप रही। इससे पहले मिशन रानीगंज आई थी, मिशन रानीगंज भी फ्लॉप रही, उसने सिर्फ 31 करोड़ का बिजनेस किया। उससे पहले ओ माय गॉड 2 आई थी जो हिट रही। उससे पहले सेल्फी आई थी जो कि साउथ की फिल्म का रीमेक थी, वो फ्लॉप रही, करीब 16.5 करोड़ का इसने बिजनेस किया। फिर इससे पहले राम सेतु आई थी 64 करोड़, 64 करोड़ के साथ ये फ्लॉप फिल्म साबित हुई। उससे पहले रक्षाबंधन 44 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस रहा, फ्लॉप रही। उससे पहले सम्राट पृथ्वीराज 68 करोड़ रुपीस के आसपास बिजनेस रहा, ये भी फ्लॉप रही। बच्चन पांडे आई थी 50 करोड़ के आसपास का बिजनेस करके, ये भी फ्लॉप रही। उससे पहले सूर्यवंशी आई थी जो ठीक ठाक चली थी, 195 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। और उससे पहले बेल बॉटम आई थी जो कि फ्लॉप रही थी 26 करोड़ के बिजनेस के साथ। तो यानी पिछली 11 फिल्में मैंने आपको गिना दी, जिसमें से सिर्फ 2 फिल्में चली, बाकी 9 फिल्में फ्लॉप रहीं। और ये वही अक्षय कुमार हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर के तौर पर एक दो नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जाते रहे। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन पर कनाडा कुमार का टैग लगा। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू लिया कि लोग कहते हैं कि उस इंटरव्यू के बाद से इनके नसीब जो थे वो बिगड़ने शुरू हो गए। हम इनके पूरे करियर पर बात करेंगे। हम इनके हाल ही में आए बयान पर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। जब इनकी फिल्म को फ्लॉप कहा जाता है तो इन्हें बुरा लगता है। हाल ही में सरफिरा फ्लॉप हुई है जो बिल्कुल ताजा फ्लॉप है। इस फिल्म के बारे में इनका कहना है कि जब यह फिल्म फ्लॉप हुई तो मेरा दिल दुख रहा था। अगर इतना दिल दुखता है तो अक्षय कुमार अपने दिल दुखने का इलाज क्यों नहीं करते, अपनी फिल्मों पर थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? बातें बहुत सारी हैं। कहा यह भी जाता है कि अक्षय कुमार लकी हैं, ये वो खुद कहते हैं। वो इसलिए कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आकर और बॉलीवुड में छा गए, जबकि शुरुआत में काफी क्रिटिसिज्म भी इन्हें झेलना पड़ा, तमाम तरह के क्रिटिसिज्म इन्होंने झेले। और इनका यह भी कहना है कि बॉलीवुड में जो है मेरी फिल्में जब फ्लॉप होती हैं तो कोई है जो इसका जश्न मनाता है। साथ ही ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर है, एक नहीं कई प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इनको चीट किया है। ये तमाम बातें अक्षय कुमार के साथ ही क्यों हो रही हैं? क्या अक्षय से पहले कभी किसी की फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, या अक्षय से पहले कभी किसी फिल्म स्टार ने इस तरीके से अपने करियर का बचाव नहीं किया? ये तमाम बातें रवि जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इस समय, बिल्कुल इस तरीके से नीचे जा रहा है अक्षय कुमार का करियर, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर आपको लगता है जिम्मेदार हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको अक्षय कुमार को देखकर किसकी याद आती है? मुझे भी किसी की याद आती है, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किसकी याद आती है अक्षय कुमार का करियर देखकर, जिस तरीके से उनका करियर होकर जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हम लोग आज एक बार फिर अगर अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह दरअसल ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 घंटों में मीडिया में बहुत सारी जगहों पे खबर छपी है कि अक्षय कुमार को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं या जो उनके हेटर्स हैं
उनको अक्षय कुमार ने जवाब दिया है। अक्षय कुमार ने कहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि मैं 4 फ़िल्में क्यों करता हूँ, लोग ये कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ़ एक ही फ़िल्म क्यों नहीं करते हो साल भर में। तो अक्षय कुमार ने दरअसल एक शार्क टैंक की जो गज़ल अलग है, उनको एक इंटरव्यू दिया है, या उनका इंटरव्यू लिया, एक प्रोग्राम आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बातचीत करते हुए वो सरफिरा बातचीत है, इस तरह का कुछ है। तो इस बातचीत के कुछ हिस्से जो निकाल के मीडिया में खूब ये पब्लिश किए जा रहे हैं। अब क्यों पब्लिश किए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो स्पॉन्सर्ड और प्रमोट किया हुआ वीडियो है। वो प्रमोशनल वीडियो है कायदे से, जब सरफिरा आई थी उस समय का। अब उसमें से निकाल के कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने सबको बड़ा जवाब दिया है, जो उन्हें ट्रोल करते हैं या जो हेट करते हैं उन्हें। हालांकि मैं इन चीजों को सही नहीं मानता। ये कोई शब्द अक्षय कुमार से कौन हेट करता है, सवाल ये है। मतलब मीडिया कुछ भी लिख देता है, हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं। अगर आपकी कोई फ़िल्म नहीं चली और किसी ने कहा कि भाई इसकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई, या इसने 10 फ़िल्में फ्लॉप दी, XYZ कोई भी हो सकता है। तो आप कहेंगे आप हेटर हैं, आप ट्रोलर हैं। बिल्कुल नहीं है, आपको फैक्ट बताया जा रहा है। तो अक्षय कुमार ने इसी इंटरव्यू में जो एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि मैनी पीपल हू टेल अदर पीपल कि ये बहुत काम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब इस पे अक्षय ने जवाब क्या दिया उसने? अक्षय कुमार कह रहे हैं कि बेटा याद रखना, लकी आर दोज पीपल हु गेट वर्क। यहाँ काम नहीं मिलता। रोज कोई ना कोई बोलता है बेरोजगारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जिसको काम मिल रहा है उसको तो करने दो। अक्षय कुमार का ये कहना है। अब मजे की बात यह है कि अक्षय कुमार पिछले 10 साल से जो स्टांस लिए हुए हैं, जिस भी तरह का, उसमें वो अगर ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी चल रही है, तो उन्होंने समझिए गलत स्ट्रोक खेल दिया है। ये मैं बोलने वाला था कि बॉलीवुड में जी, अब अक्षय कुमार पहले ऐसे शख्स बन गए हैं पिछले 10 साल में, जिन्होंने इस बिल्कुल, शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस शब्द का इस्तेमाल हमारे देश का युवा कर रहा है पिछले कई सालों से, बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी बिल्कुल। है, ये हमारे देश का एक खास वर्ग मानने को तैयार नहीं है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। और ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले तरह तरह के ट्वीट करते थे, कभी पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाने पर, कभी डॉलर के रेट्स ऊपर जाने पर, कभी सोना महंगा होने पर, तमाम तरह के ट्वीट्स करते थे। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने देश की असलियत के बारे में बोलना बंद कर दिया है। और मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि अक्षय कुमार कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मतलब ये अक्षय कुमार की बेरोजगारी वाले स्टेटमेंट पे मुझे वो आम वाला इंटरव्यू याद आ रहा है, जहां से कह सकते हैं कि अक्षय कुमार का जो करियर है नीचे जाना शुरू हुआ था। उनको ऐसा लगा था कि एक तरह से उनको कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई है, इंटरव्यू करने का मौका मिला। उन्हें नहीं पता कि वो खुद इस्तेमाल हो गए थे, जिस तरह से हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स भी इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के अवार्ड दिए गए हैं। चुनाव से पहले उनका भी इस्तेमाल हो गया, अक्षय कुमार का भी इस्तेमाल हो गया था। लेकिन अब अक्षय कुमार ने आखिरकार मान लिया, और अक्षय कुमार कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो भाई हम इस पर ध्यान देंगे बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड से तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अक्षय कुमार मानते हैं कि बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी में भी उन्हें क्योंकि काम मिल रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके फिल्में नहीं चलती हैं तो इस बात का वो जश्न मनाते हैं। अब ऐसे लोग कौन हैं? ये तो अक्षय कुमार ने नहीं बताया, ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि वो तो कह रहे हैं, मतलब वो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो कोई बता नहीं, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे हैं कि किसने उनसे कहा कि भाई 4 फिल्में क्यों कर रहे हो, एक ही फिल्म करो। हालांकि 4 फिल्में क्यों कर रहे हैं, मैंने जरूर, मतलब आम दर्शकों से लेके तमाम सिनेमा के लोगों से, लोग इस देश में फिल्में तो देखते ही हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ओवरडोज हो गया है। और वो ओवरडोज इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं था जो आपने पेश किया है। स्वादिष्ट होता तो आदमी उसको गपक लेता, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। भाई पैसा लगा के आदमी फिल्म देखता है, फ्री में नहीं देखता है, तो उसको लग रहा है कि उसके पैसे की जो वर्थ है वो मिली नहीं। पैसा उसने दिया हॉल में जाके, और उसके बाद में उसको जो एंटरटेनमेंट चाहिए था, जो अक्षय कुमार के नाम पर हो सकता था, वो नहीं हुआ, और उसको लगा कमजोर फिल्म है। तो बोलेगा भाई आदमी, वो क्यों नहीं बोलेगा। तो अक्षय कुमार ने यहाँ पर एक तरीके से बेरोजगारी की भी बात कर दी कि भाई मतलब बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं मान रहे हैं, और वो इस बात के लिए खुद को लकी भी मान रहे हैं कि भाई वो किस्मत वाले हैं, वो लोग जिनको काम मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे काम मिल रहा है, करने दो। तो वो लकी है इस लिहाज से, उनको काम मिल रहा है, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तब भी लोग उनके दरवाजे पे खड़े हैं कि भाई इनको साइन करेंगे हम। और उनकी फीस को लेके तो बहुत सारी बातें हैं ही पहले से। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अक्षय कुमार पहले तो इस बात का दावा करते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, यानी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब उनकी समझ में वो ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है।
तो जाहिर है जब वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो हर फिल्म को कम वक्त दे रहे हैं, यानी ये भी उनके हिसाब से सही है। यानी अक्षय कुमार मानते हैं कि 4 महीने में उन्हें एक फिल्म कर देनी चाहिए, 3 से 4 महीने के अंदर, ताकि उनकी साल में हर हर साल जो है 4 फिल्में आती रहें। यानी उनका टारगेट है 4 फिल्में करना, और यही उनके हिसाब से अच्छा काम है। तो फिर वो आमिर खान के बारे में क्या कहेंगे? उनको लगता होगा आमिर खान तो काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि आमिर खान तो 2 साल में, 1 साल में एक फिल्म, 2 साल में एक फिल्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आमिर खान का डेडिकेशन होता है एक फिल्म को लेकर। आमिर खान की फिल्में फ्लॉप हुई हो या हिट हुई हो, लेकिन उनके डेडिकेशन पर आज तक सवाल नहीं उठा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अक्षय कुमार के बारे में एक ही शिकायत बार बार की जाती है कि ये कैरेक्टर में घुस ही नहीं पाते। ये पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज लग ही नहीं रहे थे, ये हर फिल्म में अक्षय कुमार लगते हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का क्रिटिसिज्म बहुत पहले से होता रहा है। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे, उस वक्त कहा जाता था जब ये हंसते हैं तो इनके मसूड़े दिखते हैं, इनके गम्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था। जिस जमाने में मैगजीन्स होती थी, समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ छपता था, उस वक्त भी बहुत सारी बातें कही जाती थी। और बार बार ये इस बात का दावा भी करते रहे हैं कि मैं लकी हूं, क्योंकि मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया, मेरे लिए फिल्मों में आना एक बहुत बड़ा सपना था। मैंने खुद से मार्शल आर्ट सीखा, फिर मैं शेफ बन गया, और मैंने पता नहीं क्या क्या किया, और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है। और कुछ बातें जो इनके बारे में कही जाती हैं कि सुबह अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, बहुत तमाम तरह की इन्होंने अपने बारे में कुछ अच्छी मिसालें भी खड़ी की हैं। लेकिन इस सबके बीच जब बार बार वो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूं, यानी उन्हें कहीं भी खुद में कहीं कोई शिकायत नजर ही नहीं आती। अब आप ये बताइए कि जो शख्स अपने अंदर कोई कमी मानने को तैयार नहीं, उसमें सुधार कैसे होगा? जो ये मानकर बैठा है कि उसका सबसे बड़ी, उसकी जो एक पावर है वो ये है कि वो साल में 4 फिल्में कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ शायद मुझसे गलती हो रही है, मेरी 11 में से 9 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो शायद मुझ में कुछ कमी या गलत होगा, मैं उसको सुधारता हूं। मुझे काम मिल रहा है, मैं करूंगा। बेरोजगारी देश में है, लेकिन मुझे काम मिल रहा है, मैं देखो कितना काम करता हूं। इस सब के बीच अक्षय कुमार ये भूल जाते हैं कि आप यहां पर एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर लोग एक एक फिल्म के पीछे एक एक साल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कई बार हमने देखा है एक्टर्स को एक ही फिल्म में उनका वजन ज्यादा होता है, फिर उसी में कम भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर की उस तरह की डिमांड होती है। मैं एक जगह अक्षय कुमार का इंटरव्यू देख रहा था, अक्षय कुमार ने कहा कि साहब मैं ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहता जहां पर मुझे वेट पुट ऑन करना पड़े। मतलब आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और शायद इसीलिए आप कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाते हैं। आप वेट कम करने और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, आपने तो कहा कि जी मुझको खुद को किसी भी तरीके से कैरेक्टर में ढलने ही नहीं देना है। तो फिर हम उन आर्टिस्ट के बारे में क्या कहेंगे जो कि उस कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होते हैं, अपने आप को बदलते हैं? देखिए, जो ये बात बार बार जिसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब मीडिया भी लिख रहा है, लोग भी कह रहे हैं, अक्षय कुमार भी उस बात पे आके अटक गए कि 4 फिल्में साल में। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अजूबी अनूठी बात नहीं है, या कोई बहुत नया फिनोमिना नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। नया फिनोमिना तो ये है कि आप साल में एक फिल्म करें, 2 साल में एक फिल्म करें, 4 साल में एक फिल्म करें। क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस दौर में इंडस्ट्री में प्रवेश किया था 90s के शुरुआती दिनों में, भाई वो दौर तो ऐसा था, लोग 2-2 3-3 शिफ्ट में काम किया करते थे एक दिन में, और एक साल में उनकी 4-4 5-5 फिल्में आना बड़ी नॉर्मल बात थी। गोविंदा थे, अजय देवगन थे, उनसे पहले जो है मिथुन चक्रवर्ती थे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, और पीछे जाते जाइए आप। मतलब लोग 3-3 4-4 शिफ्ट में काम करते थे, और साल में 4-5 फिल्में आना कोई बहुत अजूबी बात नहीं होती थी। अजूबा ये मुझे लगता है कि भाई कोई आदमी साल भर में एक ही फिल्म करता है, मतलब जो मुझे लगता है, या कोई कहता है कि मैं 4 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ, 2 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ। ठीक है भाई, इसकी वजह दरअसल ये है, 2 वजह है। एक तो सिनेमा बड़ा तकनीकी हो गया है। अब आप मतलब जो आप इसको चाहे परफेक्शन का नाम दे लीजिए या कुछ भी नाम दे लीजिए, तो एक तो बहुत तकनीकी हो गया। दूसरी, इन सितारों को वो कॉर्पोरेट्स के आने के बाद, स्टूडियोज के आने के बाद में इतना भर भर के पैसा मिलने लगा है कि इनको एक फिल्म का पैसा मिलने का परवाह ही नहीं होती कि हम 4 साल काम करें कि ना करें। तो ये मेरे हिसाब से तो आलसी होते जा रहे हैं।
आप जितनी अगर फिल्मोग्राफी देखें लोगों की पिछले 10 साल में जो नए लोग आए हैं उनकी उठा के, इनको पैसा इतना मिलता है, एंडोर्समेंट इतना मिलता है, सोशल मीडिया में ये तमाम चीजें कर लेते हैं, फीते काटने से लेके बाकी सारे काम। तो फिल्में इनके लिए सेकेंडरी हो चुकी हैं, प्राइमरी नहीं रही। वो दौर अलग था 90s के शुरुआती दिनों तक का, कि जब सिनेमा प्राइमरी था। उस वक्त तो भाई एक प्रिंट एड में ले लेना भी इनको बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत कम विज्ञापन किया करते थे। लेकिन टीवी के आने के बाद में, जो टीवी के बाद जो चैनल्स आए, बहुत सारे प्राइवेट चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, जो टीवी का बूम आया, उसके साथ विज्ञापनों का भी आया, फिर सोशल मीडिया ने तो तस्वीर ही बदल दी। तो उसकी वजह से जो एंडोर्समेंट वाला मामला जो था वो इतना मिलने लगा, तो उसने सारी इकोनॉमिक्स जो है वो बदल के रख दी। तो तभी से ये हो गया कि भाई एक फिल्म करना है साल में, 2 फिल्म करना है, फिर इसके पीछे जो लॉजिक दिए कि भाई नहीं परफेक्शन है, या टेक्निकली इतनी सारी टेक्निकलिटीज बढ़ गई है। तो चलिए ठीक है, अक्षय कुमार 4 फिल्म करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सवाल यहाँ पे आ रहा है कंटेंट का, कि वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो अपनी फिल्मों को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि आपको अक्षय कुमार को देख के किसकी याद आती, तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती की याद आती। मुझे दरअसल आज ही मैं जो है हमारे यहाँ रात को 3 बजे से लाइट नहीं थी, तो और आज दिन भर लाइट नहीं थी, तो फिर सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा क्या करूं, तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, एडिटर थे पहले और अब फिल्म मेकर हो गए, रामकमल मुखर्जी, उनकी किताब है मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड, ये किताब ये बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने इसी को उठा लिया, मैंने कहा इसको पढ़ते हैं, और इसको फिर बैठे बैठे आज दिन भर पूरा पढ़ गया मैं। तो इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इस समय अक्षय कुमार जिस स्थिति में है, उसके लिए उनको मिथुन चक्रवर्ती से बात करना चाहिए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का भी कैरियर आप देखें, वो बहुत सारी फिल्में करने के लिए जो एक आप कह सकते हैं कि बदनाम हो गए थे, मतलब एक तरीके से। जबकि मिथुन के कैरियर का स्ट्रगल, जो इस किताब को जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े, या जो मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं, जिन्हें लगता है कि मिथुन का कैरियर जो है, उनकी लाइफ जो है जानना चाहिए, तो ये अच्छी किताब है, ये उनको पढ़ना चाहिए। तो इस किताब को पढ़ते समझ में आया कि जिस दौर से अक्षय कुमार गुजर रहे हैं, कि साल में 4, अगर भाई दूसरे लोग साल में 1 फिल्म कर रहे हैं, 2 साल में 1 फिल्म कर रहे हैं, तो भाई अक्षय कुमार तो वाकई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और मिथुन चक्रवर्ती की हालत इसी तरह से थी। भले ही मतलब उन्होंने जो पहली फिल्म में जो मृगया में उनको जो 1976 में जो है वो 1976 में उनको मृगया के लिए नेशनल अवार्ड मिला, पर उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, उसकी वजह है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। लेकिन 1980 में उनकी 10 फिल्में आई एक साल में, 1981 में 8 फिल्में आई, और 1989 में उनकी जो है 19 फिल्में आई थी। अच्छा, एक साल में। और 1980 का जो दौर है, उन्होंने 116 फिल्में की हैं 10 साल में। ओहो। अब मतलब, और आखिरी में तो ये हुआ, मतलब कि जब, जी आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या अक्षय कुमार भी उसी राह पर जाना चाहते हैं जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने 10 साल में अगर 116 फिल्में की हैं, लोगों को 16 क्या 6 फिल्मों के नाम भी याद नहीं होंगे, क्योंकि वो फिल्मों का स्तर ही ऐसा था जिसमें वो हर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ही लगते थे, वो किसी मकसद से कर रहे थे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना निर्णय था। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि इस तरह की जब आप फिल्में करते हैं तो आपको याद नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो स्तरहीन सिनेमा होता है। लेकिन देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का कैलिबर ना बहुत अलग था। वो जो है पूना FTII से पास आउट थे, वहां टॉपर थे, जिस साल वो 74 में वहां से निकले। पहली फिल्म में उनको जो है नेशनल अवार्ड मिला, उन्होंने मृणाल सेन जैसे डायरेक्टर की फिल्म की। उसके बाद भी उनको 2 नेशनल अवार्ड मिले, एक बांग्ला फिल्म के लिए मिला, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तीसरा जो एक फिल्म बनी थी स्वामी विवेकानंद, जिसमें वो जो है GV अय्यर की फिल्म थी, जिसमें रामकृष्ण परमहंस का जो रोल उन्होंने किया है, अकल्पनीय है। मतलब उनको देखिए, और रामकृष्ण परमहंस, आपको लगेगा कि आप साक्षात देख रहे हैं वो मिथुन चक्रवर्ती का अभिनय। वो सहायक रोल में थे उस फिल्म में, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड मिला। मुझे आज तक उनके वो दृश्य मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने चलते हैं, जब मैं उनके उन दृश्यों को याद करता हूं। तो मतलब अद्भुत। तो नेशनल अवार्ड मिले मिथुन चक्रवर्ती को 3-3, ये उनके एक्टिंग का कैलिबर था। उन्होंने 200 फिल्में की, लेकिन अक्षय 150 फिल्में कर चुके हैं, उनको क्या मिला, सवाल ये है ना। तो अब जब 150 फिल्में कर चुके हैं, उनके खाते क्या, चलिए अवार्ड्स को हम नहीं भी मानते, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, लेकिन
आप मिथुन चक्रवर्ती की भली कितनी भी आलोचना कर लें उन, क्योंकि वो भी एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे। उनके साथ तो शुरुआत में नक्सल का टैग जुड़ा हुआ था। वो कलकत्ता से भाग के आए थे, उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने, उनकी बहनों ने कहा कि भाई तू जा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन रहना। उनका एक अलग स्ट्रगल था। मुंबई में आके उन्होंने जो है वो फुटपाथ पे रहे, उसके फुटपाथ मतलब उसके बाद में रेलवे स्टेशन पे रहे। उन्होंने जो लोकल होती यहाँ पे पेन, कीचेन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये चीजें भेजी। उन्होंने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ किया यहाँ पे। उनका स्ट्रगल आप मुझे पढ़े भी तो याद है, कमाल गर्दन। जी मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा था वो माटुंगा में रहा करते थे, मुंबई के एक इलाके में माटुंगा में, और हाँ वहां नहाने के लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ता था। कई बार 2 दिन 3 दिन में एक बार नहाने का मौका मिलता जी। था, पानी और तो जगह नहीं होती थी। तो उन्होंने अपने स्ट्रगल की हाँ कहानियां बहुत शेयर की हैं। और अगर हम ये बात कहें साफ तौर पर कि एक्टिंग कैलिबर में अक्षय कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अक्षय और कुमार दूसरी वजहों से जाने जाते हैं, एक्टिंग के लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो वो फीके पड़ेंगे। नहीं वही तो, अब उसमें और सिर्फ मिथुन का स्ट्रगल वहीं बस नहीं था। मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में भी जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनके कलर की वजह से, उनके कलर की वजह से बिल्कुल वो बिल्कुल, जो दौर था कॉम्प्लेक्शन की वजह से, कपूर और यस। कुमार एक्टर्स का दौर था, और गोरे चिट्टे पंजाबी और हाइट ये, और वैसे में मिथुन चक्रवर्ती का नाम, हीरोइनें उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी उस समय। ये उन्होंने खुद ऋषि अपने कपूर, इंटरव्यू में कहा है कई बार। हाँ मतलब, और उनके खिलाफ जो है मतलब उस दौर में जो एक्टर्स थे वो बाकायदा मतलब षड्यंत्र थे कि मतलब एक बड़े एक्टर का जिक्र इसमें है, हालांकि इसमें नाम नहीं लिया, तो मैं भी नहीं लूंगा किताब में नाम, क्योंकि नहीं लिया है मुझे पता है। तो उस एक्टर ने अपनी हीरोइन से कहा कि अगर तुम उसके साथ काम करोगी तो मेरे साथ जो 3 फिल्में कर रही हो उसमें से हटवा दूंगा तुम्हें। तो इस तरह की चीजें, तो मिथुन ने इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत स्ट्रगल किया। अक्षय कुमार को ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अक्षय कुमार जो है उनको अपना गुरु मानते हैं। इसी किताब में एक स्टेटमेंट है उनका। तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार जब ढेर सारी फिल्म, हम 4 नहीं, हम चलिए कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ फिल्म्स कर रहे हैं, उनको इस समय जाके मिथुन चक्रवर्ती से मिलना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए कि साहब ये स्थिति हो गई है, मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, ये स्थितियां चल रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उनको गाइडेंस लेना चाहिए, मुझे लगता है मिथुन दा से। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती तो तब भी अक्षय कुमार के घर से बाहर हैं। उनकी फैमिली में ही सबसे करीबी रहे 2 एग्जांपल्स मैं सामने रखूंगा। एक राजेश खन्ना जो उनके फादर इन लॉ हैं, उनके बिल्कुल। बारे में खुद कहा है अक्षय ने कि मैंने अपने फादर इन लॉ के करियर को सुपरस्टारडम से बिल्कुल नीचे जाते देखा। उन्होंने वो दौर देखा जब राजेश खन्ना को लोग लगभग पहचानने तक से इनकार कर रहे थे, वो कहीं इनवाइटेड नहीं होते थे। और ये वो राजेश खन्ना थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को सुपरस्टार वर्ड दिया था, टाइटल दिया था। बॉलीवुड में ये इतिहास रहेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कि पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा गया, क्योंकि उन्होंने वो सुनहरा दौर अपने करियर में खुद देखा, लोगों को बताया कि सुपरस्टारडम क्या होता है। ऐसे में जब अक्षय कुमार खुद उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई 11 में 9 फिल्में फ्लॉप हो तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम सनी देओल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी जो मदर इन लॉ हैं डिंपल कपाड़िया, उनके बड़े खास दोस्त हैं सनी देओल, और बड़े कई वर्षों से दोस्त हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि वो क्या बिल्कुल। है उन दोनों के बीच, लेकिन जो भी है बहुत करीबी रिश्ता है। और यही सनी देओल जो हैं, हमने सनी देओल को गदर 1 से गदर 2 के बीच जो 20-22 साल का फासला रहा, हमने देखा कि कैसे 20 साल 2 दशक सनी देओल जो थे वो एक फ्लॉप एक्टर का टैग लिए घूमते रहे। वो सनी देओल जिनके फादर अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार रहे, और आज भी धर्मेंद्र जी के बारे में जब बात की जाती है तो जाहिर है बॉबी देओल और सनी देओल से कहीं ऊंचा कद है। ये न तो सनी उस लेवल पर पहुंच पाए कभी, और बॉबी की तो खैर बात क्या करें। तो ये 2 उदाहरण हैं उनके बिल्कुल सामने सामने। ये समय शायद ऐसा है कि थोड़ा ब्रेक लें अक्षय, इस बात से सीखें कि बड़े से बड़ा स्टार भी एक वक्त नीचे आता है। उनके खुद का घर का किस्सा है, और उनके सबसे करीबी जो डिंपल कपाड़िया हैं, उनके सबसे खास दोस्त सनी देओल का किस्सा, ये भी उनके घर का ही किस्सा मैं कहूंगा। तो इतने समय से ये 2 चीजें अगर वो अपने सामने देखते रहे, और ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने ये भी कहा कि एक निर्माता ने जो है मुझे धोखा दे दिया, मेरा पैसा नहीं दिया, मुझे चीट किया। और ये वही अक्षय कुमार है जो ये भी बता रहे थे एक बार एक इंटरव्यू में किस्सा कि एक बार एक प्रोड्यूसर ने इनका पैसा नहीं दिया तो ये सुबह सुबह उसके घर पहुंच गए और उसके घर से जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, पता नहीं क्या क्या उठा लाए।
ये वही अक्षय कुमार है। और ये वही अक्षय कुमार है जो कह रहे हैं कि मेरी फिल्म जब फ्लॉप होती है तो बॉलीवुड जश्न मनाता है। अब यहां पर एक सवाल मैं अक्षय कुमार से पूछना चाहता हूं कि बॉलीवुड के ऊपर भी समय समय पर तरह तरह की आपदाएं विपदाएं आई हैं, लेकिन हमें किसी भी ऐसी आपदा विपदा में अक्षय कुमार किसी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। हम अगर सबसे रीसेंट चर्चा कर लें तो बात करते हैं हम सलमान खान की। सलमान खान के साथ घटना हुई, इस समय काफी सिक्योरिटी मिली हुई है, हमने कहीं पर अक्षय कुमार को उनके साथ खड़े इस तरीके से नहीं देखा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर मामला हो गया था, हमने शाहरुख खान के घर पे भी अक्षय को जाते नहीं देखा। तो हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि अक्षय कुमार बड़ा इंडस्ट्री का एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी घर में कुछ हो जाए तो वो जाकर खड़ा होता हो, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं। अक्षय कुमार को एक जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हमने एक्टिव नहीं देखा, तो फिल्मी पार्टीज में भी नहीं जाते, कहीं पर दिखते नहीं, सोशलाइजिंग करते कहीं नहीं दिखते। अब ऐसे में अगर ये कह रहे हैं कि साहब मेरी पिक्चर पिटती है तो लोग जश्न मनाते हैं, तो आपका याराना दोस्ताना है किससे? और वो अक्षय कुमार, आज मैं तब भी कहूंगा कि बहुत लकी है अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। आज आप देखिए इसी इंडस्ट्री में राकेश रोशन, जिन्होंने एक जमाने में शाहरुख और सलमान को लेकर करण अर्जुन जैसी फिल्म बनाई थी, आज उनके सुपुत्र ऋतिक रोशन कहां हैं? आज जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आए हैं उनमें कितने हिट? आज बॉबी देओली कहां है? एनिमल अगर नहीं आई होती तो लोग भूल गए होते। तो इन सब के बीच में अगर अक्षय कुमार खुद को टिका पाए हैं तो मैं उनके कैलिबर पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी अप्रोच पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। कैलिबर उनमें है, और ऐसे पहले भी उन्होंने कई सारे फेज देखे हैं जब उनकी फिल्में पिटी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वापसी की है। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अब आप देखिए इसी बॉलीवुड में गोविंदा को ले लीजिए, इसी बॉलीवुड में आप ऋतिक रोशन को ले लीजिए, इसी बॉलीवुड में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिनको मीडिया बहुत धोता है। इनफैक्ट बोलने के मामले में तो लोग सलमान खान और शाहरुख 4 साल घर बैठे थे, आमिर खान को भी लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद मीडिया ने, सोशल मीडिया ने क्या नहीं बोला, लेकिन इनमें से कोई भी उठकर नहीं आया और इस तरीके से बोलना नहीं शुरू किया। लेकिन अब लगता है या तो अक्षय को कोई बात चुभ रही है या उन्हें यह बात स्वीकारने में दिक्कत है कि हाँ ये उनका फेलियर है और ये उनकी गलती की वजह से है, क्योंकि कोई भी उनके घर जबरदस्ती जाकर उनको साइन नहीं करता है। वो अपनी मर्जी से फिल्में साइन करते हैं, अपनी मर्जी से वो कैरेक्टर में नहीं घुसते हैं, अपनी मर्जी से वो तय करते हैं कि मैं 3 महीने में पिक्चर खत्म कर दूंगा ताकि बाकी के दिन वो काम कर सकें। सबसे ज्यादा हंसाने वाला स्टेटमेंट ये आया है कि मैं साल में एक फिल्म करूंगा तो बाकी दिन क्या करूंगा। मतलब उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं साल में एक फिल्म करूंगा जिसमें मैं 6 महीने रिसर्च में लगाऊंगा और मैं उसके बाद अच्छे से कैरेक्टर में घुसूंगा 6 महीने बाद, और अगले 6 महीने में उसे शूट करूंगा। उनके दिमाग में वही 3 महीना है। मतलब उनके दिमाग में है कि अगर एक फिल्म करूंगा तो बाकी के 9 महीने में क्या करूंगा, क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? मतलब आप सोचिए कि वो उस जगह पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जहां पर ये क्रिटिसिज्म उन्हें पहुंचाना चाहता है। ये क्रिटिसिज्म जो है वो अक्षय कुमार को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये क्रिटिसिज्म अक्षय कुमार को आईना दिखाने के लिए है कि आपकी जो अप्रोच है उसे बदलिए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 1-2 साल में एक फिल्में करते हैं, तो क्या वो 3 महीने में खत्म करते हैं? आप 3 महीने में इसलिए खत्म करते हो कि आपको 9 महीने में बाकी की 3 करनी होती है। इसी अप्रोच को तो बदलना है। अब ये जो स्टेटमेंट उनका आया है कि मैं अगर साल में एक फिल्म करूंगा तो बाकी समय क्या करूंगा, ये बाकी समय ही तो नहीं बचने देना है अक्षय कुमार जी। हालांकि लोगों ने बड़े फनी आंसर्स दिए हैं जब हमने ये थंबनेल पोस्ट किया, हमने अनाउंस किया शाम को, तो बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट्स आने शुरू हुए। किसी ने कहा कि एक्टिंग सीख कर आओ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तो भाई वो 1 साल एक फिल्म पर लगाओ, कम से कम धीरे धीरे उस लेवल पर आओगे। साल में 6 महीने रिसर्च करके जाओ कि हाँ इस कैरेक्टर में कैसे घुसना है। तो ये तमाम बातें, मुझे लगता है कि अक्षय कुमार अगर खुद को देखें, या तो उनको इस समय कोई गलत सलाह मिल रही है, उनके आसपास के लोग गलत हैं, उनकी जो भी पीआर या मैनेजर्स या जो भी उनके आसपास है उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसे जाकर मीडिया में बोलिए। ऐसे समय में, बुरा वक्त कहेंगे इसे, बुरे वक्त में अगर अक्षय कुमार शांत रहते हैं, चुप रहते हैं तो चल जाता। ठीक है आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं ना, पैसे तो आपको गुटखा का ऐड करके भी मिल रहे हैं, पैसे तो आपको अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी राजेश खन्ना की सेल हुई उसमें भी
आपके पास पैसा है तो पैसे की तो कमी नहीं है। तो अगर आप ये कहो कि मैं पैसे के लिए कमी के लिए कर रहा हूं काम, तो भी समझ में आता है कि यार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा, ठीक है आप उस तरह की बैकग्राउंड से आए थे जहां आपके पास पैसा नहीं था और आपने पैसा बनाया, अपनी मेहनत के बल पे बनाया, आप में काबिलियत थी। लेकिन आज क्या है, आज जो आपने नाम बनाया है उसको क्यों आप नीचे ढकेल रहे हो खुद ही से? तो ये समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद अक्षय कुमार को हर तरफ से डिटैच होकर खुद को अकेला रखें, चिंतन मनन करें, कौन सी फिल्में की, क्यों की। अब आप कहते हो पृथ्वीराज में स्क्रिप्ट ठीक नहीं था। आप अगर दूसरी चीजों पर आप दोष मढ़ रहे हैं तो आपको यह भी तो समझना पड़ेगा कि आपकी तरफ से क्या कमी रह गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको अलग होकर बैठकर सोचने की जरूरत है, तब शायद मामला थोड़ा ट्रैक पर आएगा। ये बात तो सही है कि अक्षय कुमार के लिए बहुत मुश्किल दौर है, क्योंकि अगर कोई आदमी ये कहता है कि अगर भाई मैं सिर्फ 3 ही महीने काम करूंगा तो बाकी दिन मैं क्या करूंगा? तो इससे ये पता चलता है कि उसके आसपास कितना खालीपन है। उसने अपने आप को अगर सिर्फ इस तरह से काम में डुबाया हुआ है हाँ, और काम के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं, तो इससे पता चलता है कि उसके आसपास कितना मतलब जो है शून्य है, मतलब एक अजीब तरह का, मतलब कि वो दूसरे और कहीं तरफ उसके जीवन में खुद को लगा ही नहीं सकता है। बहुत कुछ है भाई, सिर्फ करने के लिए नहीं, फ़िल्में देखने के लिए। जैसा हमने बार-बार कहा, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी फ़िल्में देखने को है। अगर आपको एक्टिंग को लेके अगर लोग कह रहे हैं या आपको चेंज लाना है, तो आप जो है आप रंगमंच कर सकते हैं, जो कभी आपने नहीं किया, थिएटर से जुड़ सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आप एक सर्टेन एज के बाद में आकर अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत आपको मतलब बहुत एनर्जी देती है वो चीज़। कि आप एक नए फील्ड में उतर रहे हैं, आप एक नई भाषा, मतलब करने को बहुत कुछ है, आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ है मतलब। भई हमारे ही पास इतना कुछ है कि हमको कहीं और जाने की फुर्सत नहीं होती, फिर तो ये अक्षय कुमार है भाई। तो ये बड़ा एक हास्यास्पद किस्म का स्टेटमेंट है कि लोगों से कह रहे हैं क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? भाई मोस्ट वेलकम, आइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, है ना? तो वो सारी चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अक्षय जिस तरह से इस वक़्त मीडिया में थोड़ा मुखर होके बोल रहे हैं, वो मुझे लगता है उन्हीं के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि फिर देखिए 15 तारीख को उनकी फ़िल्म आनी है। ईश्वर करे कि हाँ, वो अच्छे से निकले, लेकिन समस्या वही है, 25 भाषाओं में तो पहले ही रीमेक हो चुकी है वो। हाँ। यहां एक बात कहना चाहूंगा, जी, एक शख्स अपने करियर के इस दौर में जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हों और वो एक ऐसी फिल्म भी साइन कर ले जिसका कई सारी भाषाओं में रीमेक बन चुके हों, तो मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि ये लालचवश लिया गया फैसला हो सकता है। क्योंकि अगर आपको अच्छा काम करना है, देखिए आज अक्षय कुमार वो नहीं है जिन्हें पैसे की जरूरत है। आज अक्षय कुमार वो नहीं है जिन्हें खुद को साबित करने की जरूरत है। सब जानते हैं आप स्टार हैं, आपने कई सारी फिल्में कर ली हैं, बहुत लंबे समय से खुद को टिका के रखा है। आप अगर एक ऐसी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं जिसमें संभावना कम से कम है लेकिन फिर भी उसे साइन करते हैं, तो क्या यह लालचवश लिया गया फैसला नहीं? एक बात। दूसरा, कौन लोग हैं जो आपको ऐसी फिल्में साइन करने की सलाह देते हैं? देखिए मैं मानता हूं कि अक्षय कुमार का ही फैसला आखिरी होता होगा, लेकिन डेफिनेटली उनके आसपास कुछ लोग होंगे जब उनके पास कोई फिल्म का ऑफर आता है जिनसे वो डिस्कस करते होंगे। हर स्टार की अपनी एक क्लोज टीम होती है कि भाई इस तरीके का रोल है, इस तरीके का प्रोड्यूसर है, ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा, ये होगा। कौन वो लोग हैं जो उनको नहीं रोक रहे हैं कि अब बस करो, या लालच हावी हो रहा है, या कहीं कोई एक टारगेट है जो पूरा करना है? या आपने बहुत अच्छी बात कही रवि जी, आपने कहा कि क्या इतना खालीपन है? ये बहुत बड़ी बात। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि भाई कुछ अच्छा पढ़िए, तभी तो आप कुछ दे पाएंगे। फिर उन्होंने जब कुछ पढ़कर पोस्ट किया था, हमने उस बारे में भी बात की थी कि हाँ उन्होंने पढ़ा और हमें अच्छा लगा कि वो पढ़ने लगे। पढ़ना चाहिए, कंटेंट के फील्ड में आप पढ़ेंगे नहीं तो कौन पढ़ेगा? क्योंकि आप तो दूसरों को पढ़ा रहे हैं ना। पढ़ाने का मतलब आप दूसरों को सिखाते हैं, अपनी आपकी फिल्म के जरिए लोगों को मैसेज मिलता है, और आप ही कम पढ़े लिखे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि जो सलाहकार हैं वहां से गलत सलाह मिल रही है, या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करियर के किस दौर में है। और अगर हम एवरग्रीन के बारे में बात करें बॉलीवुड में, तो एवरग्रीन में जिक्र आता है देवानंद का। और देवानंद के बारे में भी हम बात करें, ये बात सच है कि उन्होंने अपने 80 के लगभग वो हो गए थे तब भी वो फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी फिल्में उनके उम्र के 50 के दशक के बाद चलनी बंद हो गई थी, ये भी बात उतनी सच है।
तो जब एवरग्रीन जिनको कहा गया वो भी 50 के दशक के बाद नहीं चले, तो अब तो ये तो 50 के दशक के भी आधे पार हो चुके हैं, तो अब इनको रुकना चाहिए और आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। आप कैरेक्टर रोल कर सकते हैं। आप पूरी फिल्म का बोझ अपने कंधों पर क्यों ले रहे हैं? कुछ नए लोगों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब आप भी इंडस्ट्री में आए थे तो कुछ उम्रदराज लोगों ने ब्रेक लिया था, तभी आपको मौका मिला। आज आप उस उम्र में हैं कि आप ब्रेक लें और दूसरों को मौका दें। इसको बड़प्पन भी कहते हैं। नहीं तो हाल क्या हो जाता है आपको पता ही है, 20-20 साल तक फिल्में नहीं आती हैं हिट और लोग कहते हैं कि भाई ये चले क्यों नहीं जाते, और आप टिके रहते हैं। और कितनों का आप नुकसान करते हैं, कितनी गलत मिसालें आप देते हैं, कितनों का नुकसान आप करवाते हैं हर तरीके से। असल एक चीज होती है री इन्वेंट करना। जी, मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के लिए जरूरी है कि वो अपने उनके भीतर जो एक्टर है या उनके भीतर जो कलाकार है, उसको और बड़े दायरे में अगर ले लें, वो उसको री इन्वेंट करें, सबसे पहली चीज। दूसरा, जो आप उनकी टीम की बात कर रहे हैं, तो दरअसल सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, बॉलीवुड का पूरा सिस्टम जो है इस समय, प्रोड्यूसर, एक्टर, खास तौर पे ये जो 2 लोग बड़े हैं इसमें, इन लोगों ने सिनेमा की क्रिएटिविटी को भुला दिया है और ये प्रोजेक्ट की तरह बनाने लगे हैं फिल्मों को। ये बैलेंस शीट पर एमबीए और सीए के साथ मिलकर फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर है। अब आप इसे सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, अक्षय जो है वो दोनों है। उनकी ज्यादातर फिल्मों में वो खुद भी प्रोड्यूसर होते हैं, तो उनका फीस, उनका शेयरिंग, उनका बैनर, वो सारा जाता है, तो वो प्रोड्यूसर भी होते हैं। और मेरा इतने सालों का अनुभव ये है देखते हुए कि जब भी कोई कलाकार या इवन जो निर्देशक है, जैसे ही वो प्रोड्यूसर भी बनता है, तो वो ढलान पे आ जाता है। उसकी सारी क्रिएटिविटी जो है वो एकदम साइड में हो जाती है, वो पैसे के गणित में लग जाता है। तो अक्षय कुमार की फिल्मों का भी यही हाल है। आप उनकी सारी फिल्में उठा के देखिए, वो वहाँ प्रोड्यूसर भी होते हैं एक तरीके से, उनकी कंपनी होती है वहां पर। और वो जो जब उन्होंने अपने आसपास टीम बनाई, तो उसमें निश्चित रूप से वो टीम ऐसी होगी जो उनको बैलेंस शीट की खबर ज्यादा देती होगी। क्रिएटिविटी के लिए आदमी साइड में रहता होगा कि भाई जरा तू इसको देख के बता, और वो हाँ बोल, तो फिर हम उसको इधर देखते हैं कि प्रोजेक्ट के रूप में कितना वाइबल है, कितना कमाएगा, कितना लगाएंगे, वो सारा कुछ हिसाब के। तो वो अक्षय अकेले नहीं है, वो पूरा बॉलीवुड इसी तर्ज पे चल रहा है। लेकिन अब जैसा कि आप कह रहे हैं, और ये बात सच भी है कि अक्षय शुरू में कहते थे मैं पैसा कमाने में आया फिल्मों में, लेकिन बाद में तो हालात बदल गए। आज ये 100 करोड़ की फीस वाले एक्टर हैं, और निश्चित रूप से जब 150 फिल्में कर चुके हैं, भले ही कितने प्रोड्यूसरों ने पैसा मारा होगा इनका, तब भी ज्यादातर ने तो दे ही दिया होगा, तो मामला ठीक ठाक ही होगा। खुद ही कहते हैं कि आज मतलब पैसों के लिए फिल्में करने की जरूरत नहीं। तो जब नहीं है तो आप जरा सिनेमा के लिए या कम से कम अपने लिए कीजिए। भाई ये सरफिरा जो इनकी हाल ही में फ्लॉप हुई है फिल्म, जिसके बाद अब ये ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब वाकई चोट लगी और लगनी भी चाहिए, जाहिर है आप पर पैसा लगा था और नहीं लगातार लग रही है, लगातार लग रही है। 100 करोड़ की ये फिल्म 20-22 करोड़ रुपए के धंधे के बाद बैठ जाती है, तो क्या आपने ये पेशकश की है कि मैं अपनी फीस वापस कर दूंगा? एक और बात, हम जब अक्षय कुमार को देखते हैं तो हम अक्षय कुमार के शुरुआती दिनों को याद करें तो हमें याद आता है इनके साथ ही अजय देवगन का करियर भी शुरू हुआ था, एक आध साल आगे पीछे, लेकिन ये आगे पीछे माने जाते हैं, बिल्कुल कंटेम्परेरी माने जाते हैं। अजय देवगन की भी बहुत फिल्में फ्लॉप हुई ड्यूरिंग लॉकडाउन, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो गई। मैदान अच्छी बनी थी, फ्लॉप हो गई। हर एक्टर के साथ ये होता है, अजय देवगन अकेले नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी अजय देवगन को इस तरह से मुखर होकर बोलते हुए सुना? अजय देवगन कई फिल्मों में खुद को रिपीट भी कर चुके हैं और कई जगह पर उन्होंने खुद को रीइन्वेंट भी किया है। वो शैतान जैसी फिल्म भी उनकी आई, मैदान जैसी फिल्म भी उनकी आई, अभी एक और आने को तैयार है तब्बू के साथ, औरों में कहां दम था। पहली बात, अगर हम अक्षय और अजय को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका करियर लगभग एक बराबर समय पर ही शुरू हुआ था, एक ही तरह का जॉनर रहा है दोनों का। अब यहां पर बात यह है कि हमने कभी अजय देवगन को इस तरीके से मुखर होकर बोलते नहीं सुना। उन्होंने शायद जहां कुछ गलत फैसले लिए उनको समझा, और समझा या नहीं समझा ये वो जाने, लेकिन कम से कम पब्लिक में आकर तो नहीं बोला। इन्होंने तो पब्लिक में आकर बोलना शुरू कर दिया। इसी समय पर अक्षय कुमार एक बहुत अच्छी मिसाल रख सकते थे कि हाँ भाई, मैंने एक लंबा करियर देखा है,
मैं खास स्ट्रैटेजी पे चल रहा था। और हाँ, हर इंसान से गलतियां होती हैं, शायद मुझसे कुछ गलत फैसले हुए होंगे, शायद मैं इस रेस में भागने लगा हूंगा कि मैं नंबर ऑफ फिल्म ज्यादा करूं, उस वजह से शायद क्वालिटी थोड़ी पीछे छूट गई होगी, या शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया हूंगा। मैं भी तो इंसान हूं, सामने से ऑफर आते हैं, कई बार मन में आता है कर ही लो, छोड़ो क्यों, क्योंकि मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से आता हूं जहां पर मैंने शुरू में तंगी देखी थी। ये सारी बातें जो है वो वास्तविकता के धरातल पे बिल्कुल ऐसी लगती कि हाँ ये बात है। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि मेरा भी प्रोड्यूसर ने पैसे मार लिया, लोग जश्न मनाते हैं मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो, साल में 4 नहीं करूं तो 1 करूं, तो बाकी दिन क्या करूं, तुम्हारे घर आऊं, ये सब क्या है? ये सब एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, ये सब एक अलग तरह की अप्रोच को बता रहा है, जो कि हीरो होने के नाते नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हीरो जब हम कह रहे हैं आपको, तो हम तो उम्मीद तो ये भी कर रहे थे कि लोगों का गुटखा आप छुड़ाएंगे, लेकिन आप तो खैर गुटखे का ऐड खुद करने लगे, फिर आपने बाद में माफी मांगी, फिर पीछे हटे आप। लेकिन कम से कम जब इतने सारे लोग आपको मिलियंस में फॉलो करते हैं, या जो भी लोग आपके पास आते हैं आपको करोड़ों रुपए सौंप के कहते हैं कि भैया आप आइए हमारी फिल्म में काम करिए, मतलब कुछ तो लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बीच गलत मिसाल क्यों रखना? आपसे लोगों ने सीखा है कि भाई जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अक्षय कुमार सबको बताते हैं फिटनेस फ्रीक हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि जब आप इतनी सारी अच्छी 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 बातें सिखा रहे हैं लोगों को, और ठीक है कि करियर में एक ऐसा आपका टाइम आ गया, तो क्यों इसमें घबराना है? सीखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। और परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप हमेशा तो हीरो बनकर नहीं आते रहेंगे, तो आप भी जानते हैं कभी तो वो समय शुरू होगा कि हाँ अब आप कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा ब्रेक लेंगे, शायद आप शाहरुख खान से भी सीख सकते हैं। शाहरुख खान के साथ भी यही हो गया था। दी शाहरुख खान जीरो के बाद दी फ्लॉप हो गए थे, तो 4 साल के लिए रुके और फिर नए तरीके से आए। अब वो बहस का विषय है कि पठान उनके लिए वापसी वाली फिल्म होनी चाहिए थी या नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो 4 साल रुके, यानी उन्होंने 4 साल में कुछ किया। उन्होंने तो नहीं कहा ना मैं फिल्म नहीं करूं तो क्या करूं, उन्होंने नहीं कहा। उनके लिए भी 365 दिन है। और शाहरुख खान की बात करें तो उनका करियर भी लगभग आपके आसपास ही शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार, सलमान, आमिर, ये सब एक साथ, ये 3 साल के आगे अंतर पे, हाँ, बिल्कुल विद इन 3 इयर्स ये सब के सब लॉन्च हो गए हैं, 89 से 91 के बीच में, 91 92 मैक्सिमम। बिल्कुल, ये 4-5 जो है उसी के आसपास है। तो जब उनको देखकर सीखिए। और ऐसा नहीं है कि आप नए आए हैं, आपको मालूम है कि कितनी तरीके से सिनेमा बदला है। आपके सामने ही सैटेलाइट टेलीविजन आया है। आपने जब करियर शुरू किया था सैटेलाइट टेलीविजन नहीं था, फिर सैटेलाइट टेलीविजन आया, फिर अब ओटीटी आया, आपने लॉकडाउन भी देख लिया, आपने कॉर्पोरेट हाउस वाली फिल्में भी देख ली, आपने सोशल मीडिया आता हुआ देख लिया, आपने मैगजीन वाला जर्नलिज्म भी देख लिया सिनेमा का, और आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम वाला भी देख लिया। तो आपने तो एक युग देखा है। आपके जैसा व्यक्ति अगर ये कहेगा कि मैं एक फिल्म करूं तो बाकी दिन क्या करूं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी तो है पर वो दिख नहीं रही है कहीं। मुझे लगता है 2 चीजें हैं। अक्षय जो इतना ये सारी चीजें एक के बाद एक बोल रहे हैं, तो शायद इसके बहाने उन्हें लग रहा है कि अगर फिल्में नहीं चल रही तो मैं शायद बोल बोल के थोड़ा रिलेवेंट रह सकता हूँ। एक चीज ये है। कंगना से तो नहीं सीख लिया उन्होंने। कोई भरोसा नहीं है। तो एक तो ये होता है कि यार मैं बोलूं, सब बोल रहे हैं, मैं भी बोलूं, मुझे जवाब देना चाहिए, उन्हें समझाया जा रहा है कि इस तरह से आप रिलेवेंट बने रह सकते हैं। दूसरा, आने वाली फिल्मों का डर। एक ये होता है कि मतलब जिस तरह से चीजें वॉश आउट हो रही हैं, और आने वाले समय में अभी मतलब 15 को भी है, उसके बाद भी फिल्म है, मतलब आने वाले भी 2-3 साल लगातार उन्होंने जो खबरें आ रही कि 25 तक उनका लाइनअप है, तो एक साथ मतलब सुपड़ा साफ ना हो जाए वाला मामला है। बाहर ना हो जाऊं, मतलब जो शायद क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी नजर में जो ट्रोलर हैं, जो हेटर हैं, जो मीडिया लिख रहा है, कहीं ये लोग जो है मतलब जो अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो जाए, उन्हें ऐसा लग रहा हो। तो ये 2 चीजें तो लोग उनके आसपास शायद इस तरह से चीजें समझा रहे होंगे, ये हो सकता है। और दरअसल फिर वही है कि क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक साथ दरअसल बहुत सारी वॉइसेस जो है वो एक सुनाई पड़ती, शायद घबराहट भी होती है। यहाँ पे मैं जो मिथुन चक्रवर्ती का एक कोट मैं यहाँ पर जरूर अपने दर्शकों को, सुनने वालों को बताना चाहूंगा, जो इस किताब के फ्लैप पर लिखा है। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत रिलेवेंट है ये। जितने लोग जो है ना फैन के फॉलोअर्स के ऊपर भरोसा करते हैं और इनको लगता है कि
मतलब इनकी अपनी फैन आर्मी या ये जो दूसरों के लिए ट्रोल आर्मी खड़े करते हैं, वो सारी चीजें। तो इस जमाने पर मिथुन चक्रवर्ती ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो ये है कि खरीदे हुए फैंस और फॉलोअर्स, सुनिएगा ध्यान से, खरीदे हुए फैंस और फॉलोअर्स मूवी और मैयत पर नहीं आते। मिथुन चक्रवर्ती, कितनी बड़ी बात बोली है। बहुत उस बड़ी बात है, व्यक्ति का बहुत बड़ी बात। अनुभव एक लाइन में आप सुन लीजिए कि खरीदे हुए फैंस और फॉलोअर्स मूवी और मैयत पर नहीं आते। मतलब एक लाइन में इंडस्ट्री को समझ जाना चाहिए कि मिथुन दा कितनी बड़ी बात बोल गए। और आप ध्यान रखिए कि मिथुन चक्रवर्ती सोशल मीडिया में कभी नहीं रहे, वो हमेशा दूर रहे इस पूरे मामले से। उन्होंने कमबैक किया, उसके बाद भी वो फिल्में करते रहते हैं। वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ते, चुपचाप अपना आते हैं, फिल्म लॉन्च होती है, अपना काम करते हैं, प्रोग्राम भी होता है, चुपचाप साइड में अपना जितना बोलना है बोला, नहीं बोलना, और फिर अपना जिनसे मिलना है मिलते हुए चले जाते हैं। इस सब दंद फंद में ही नहीं पड़ते हैं। और उन्होंने जो स्टारडम देखा है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब उनका सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, उनका रियल में मतलब जो है वर्ल्ड वाइड उनकी ऑडियंस है। मतलब वो जो डिस्को रशिया में डांस, पॉपुलैरिटी थी उनकी, यस। रशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, अमेरिका, यूरोप, मतलब सब जगह वो डिस्को डांसर वाली जो थीम पार्टियां हैं आज भी आयोजित होती हैं। और कोरोना में भी जिमी जिमी बजा है, किसी और का गाना नहीं बजा है। यस, विदेशों से जो खबरें आ रही थी वह जिमी जिमी बज रहा था। तो मिथुन चक्रवर्ती को आप बिल्कुल कम नहीं आंक सकते कि वो अब तो पर्दे के पीछे चले गए हैं या बहुत अब बुजुर्ग हो गए हैं। बहुत सटीक बात कही उन्होंने। तो ये सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, ये पूरे बॉलीवुड के लिए है कि वो समझे सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया के भरोसे अपनी बात कहना, सोशल मीडिया की बातों पर रिएक्ट करना, इनके लिए नहीं है। इनको कायदे में वही है, उस तरीके से बहुत सीरियस होके काम करना चाहिए। और अक्षय कुमार, जैसा मैंने कहा कि उनको रीइन्वेंट करने की जरूरत है। उनको अपनी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन जो है वो सुधारना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि देखिए समय बदल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती जब एकदम टॉप पे थे, शिखर पे थे, उसी समय जो है ये पूरी फौज तो आई जिसका नाम आपने गिनाया। उसी टाइम वो टेलीविजन भी आया, और इन सबसे पहले गोविंदा आ गए थे, यस, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का जो मतलब जो उनके डांस और एक्शन था, तो मिथुन डांस के साथ कॉमेडी लेकर आए थे और लोग एकदम से मुड़ गए नीचे, ये नहीं ये पुराना हो गया, ये नया देखते हैं। दर्शक नए की तरफ दौड़ता है। और हम इन लोगों को 30-30 साल से देख रहे हैं भाई। अब समस्या ये भी हो रही है, 30 साल पुराना चेहरा, 30 साल में आप यंग बने हो, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन बार बार वही कर रहे हैं। फिर आप 25-25 साल छोटी और 30-30 साल छोटी लड़कियों के साथ हीरो बन के आते हैं, उनके साथ रोमांस करते हैं, नहीं गले उतरता लोगों के। तो ये ये बड़ी वैलिड चीज है। आप कहानी देखिए, बात वही अक्षय के साथ शिकायत क्या है, और इनकी पीढ़ी के और भी जो दूसरे एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम यही आ रही, आप रीमेक कर रहे हैं, रीमेक की बैसाखियां लगा के पिछले 10 साल से 12 साल से चल रहे हैं, लेकिन अचानक ओटीटी आया, उसने एक्सपोज कर दिया कि आप तो एक अच्छी फिल्म का घटिया रीमेक लेकर आए थे। और अब आपका सब कुछ पता चल जाता है इसी सोशल मीडिया के कारण। फिल्म का पोस्टर लॉन्च होते से ही पता चल जाता है कहां से चुराया, और कहानी वानी आते हैं, फिल्म आते आते तो सब कुछ खुल चुका होता है। जरूरत है आप ओरिजिनलिटी पे काम करें, आप लाइए ना, ओरिजिनल लाइए, और उसमें ईमानदारी से काम कीजिए। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज ओरिजिनल था, सब्जेक्ट जो था, पर आपने उसका क्या किया? आपने उसको कैरिकेचर बना दिया। आपने उसे 3 महीने में खत्म कर दिया। 3 महीने में खत्म कर दिया, नकली मूछ में आपने लगाई। उसे सच में खत्म ही कर दिया। देखिए, अव्वल तो कास्टिंग ही गलत थी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। इतिहास की किताबें उठाकर देखें, जो पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें उसमें मिलती है पुरानी किताबों में, कहीं से वो अक्षय कुमार की इमेज के साथ मैच नहीं करती है। तो फर्स्ट लुक के, या मतलब फर्स्ट लुक नहीं भी आया था तो लगा था कि यार अक्षय कुमार को ले लिया। और हमारा दिमाग, हमने तो इतिहास पढ़ा है, भले ही अक्षय कुमार कहते हो कि हमें नहीं पढ़ाया गया या इतिहास की किताबें नहीं पढ़ाई, भाई जिन्होंने पढ़ा उन्हें तो पता है ना। तो आप गड़बड़ हो गए ना वहीं पर। तो शुरुआत तो चली, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी एक एक्टर के रूप में, आप उस कैरेक्टर पे समय देते, उसमें मेहनत करते। भाई आप तो कह देते कि नहीं मैं वजन नहीं बढ़ाता ना वजन घटाता, तो क्यों साइन कर लिया आपने? आपको कैरेक्टर में भी उतरना है, आपको महान फिल्में भी करनी है, और आपकी शर्त ये है कि जैसा मैं बता दूं वैसे ही देख लिया जाए, क्योंकि फिल्म को फिर सिलेबस में भी लगा दिया जाए, और फिर जो वो बच्चों को उसी फिल्म से पढ़ा भी दिया जाए। सोच तो आप बहुत दूर की है, पर आप मेहनत भी उतनी करते ना।
अगर आमिर खान की 3 इडियट्स लोगों को याद रहती है, अगर रंग दे बसंती जैसी लोगों फिल्म जो है आती है और लोग कहते हैं कि पायरेसी के दौर में हम इसको पायरेट सीडी में नहीं देखेंगे, इसकी पायरेसी कॉपी नहीं देखेंगे, वो फिल्में छूती हैं। 3 इडियट्स आज भी देखते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं उससे। ऐसी बहुत सारी फिल्में, आपकी कोई फिल्म ऐसी क्यों नहीं होती है? तो यही शिकायत है। तो अब ये जो कह रहे हैं ना कि मैं कहाँ जाऊँ, आपके घर आऊँ, कायदे से अपने घर में बैठ के अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम करें, समझें, ओरिजिनल लेके आएँ। आप बताएँ कि देखिए मैं अब आपको एक नया अक्षय कुमार देता हूँ, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो टेक कहानी इट के एज अ लेवल पे चैलेंज, ओरिजिनल है। एक आप चैलेंज के लीजिए ना, तौर पर चैलेंज लीजिए। लीजिए। हाँ, आपका बिल्कुल। इतना लंबा हाँ, करियर है, आप कहें ठीक है, नहीं मैं कर सकता हूं, ठीक है मैं रुकूंगा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा समय होता है जहां पर आपको शांत होकर बैठकर सोचने और समझने की जरूरत होती है। उस समय आपको बोलना बंद करना होता है, बिल्कुल। उस समय आपको शांत होना होता है और अपने अंदर झांकना होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलती की शुरुआत कहां से हुई है, क्या अप्रोच थी जो गलत हो गई, वो कौन सा पहला क्षण था जिसने ये कहा कि पिक्चर आ रही है तो साइन कर लो, मत देखो कुछ पैसा आ रहा है। ये थॉट तो आया ही होगा ना तभी, वरना तो आप ये कह सकते थे ना कि मैं एक बार में 2 ही फिल्में करूंगा, 6 महीने में जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरी फिल्म के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन आप ही थे जिन्होंने फैसला किया हाँ कर लेंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम आज जब थू हो रही है तो किसकी हो रही है? आज जब ये कहा जा रहा है कि भाई फिल्में पिट रही हैं तो कौन है उसको फेस कौन कर रहा है? नाम किसका खराब हो रहा नहीं, प्रॉब्लम एक और है ना, मतलब शायद नहीं सुनना। एक तो होता ही है कि भाई अब हम इतने बड़े, हम किसी की क्या सुने, मतलब है? तो हाँ ये चीजें तो होती है। और दूसरा जो समस्या है वो टीम की है, जो आपने आजू बाजू रख रखी है। तो जी उसको थोड़ा सा मतलब ठीक है, वो आप जाने आपको क्या करना है, लेकिन आपको कम से कम कुछ समझदार लोगों से मिलने की जरूरत है, उनको समझने, उनसे बात करने की जरूरत है, और आपको ये पता करने की जरूरत है कि लोग वाकई क्या सोच रहे हैं, कौन सी दूसरी चीजें मैं कर सकता हूँ, कौन सी दूसरे तरह की कहानियां हो सकती है जिन्हें मुझे करना चाहिए। अभी तक जो भाई मैं सोच रहा हूँ मैंने सब अच्छा किया, तो फिर इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? तो इसको बहुत जेन्युइनली ईमानदारी से एक बार थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, री इन्वेंट करना चीजें। तो ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास, ऐसा नहीं है। हम कई बार हमारे आसपास लोग होते हैं और हम नहीं सुनते उनकी, कि भाई हमें नहीं सुनना, कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अक्षय कुमार को जैसा मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जो रीमेक फिल्मों में काम करना बंद करना चाहिए। क्या उनको नहीं पता था कि जिस फिल्म में वो काम करने जा रहे हैं उसके 20-25 रीमेक हो चुके हैं? मतलब हंसी आती, कितने लोग उसको देख चुके हैं उस फिल्म को, अलग अलग भाषाओं में। आप तो चाहते हैं पैन इंडिया हो जाए हम। अब साउथ की भाषाओं में 2 जगह तो फिल्म बन चुकी है। जैसे मैं कहा कि देखिए वो यहाँ अमेजन पर प्राइम पे वो फिल्म है, लोगों ने यहाँ देख पर लिया। ये बात भी है ना, जैसे आपने जिक्र किया और हम इस पर चर्चा करते रहे, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो इन सारी बातों को सोचता समझता है कि हाँ भाई क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं, क्या क्या कुछ कहाँ हो चुका है। लेकिन अगर हमारी अप्रोच सिर्फ ये हो जाए कि हमको पिक्चर ऑफर हुई है और हमने उस पर पैसा उठा लिया और हमने अपने 3 महीने की डेट उसे दे दी और हमने शूट करके आगे बढ़ गए, तो उसमें फिर ये बातें ही नहीं आएंगी ना। हम वही तो बात करें कि अप्रोच गलत हो चुकी है। अप्रोच ये हो चुकी है कि हमको अपना वक्त बेचना है, पैसा लेना है और आगे बढ़ना है। वही वही तो पढ़ने की जरूरत है। मेरा मन है कि एक कहानी की सलाह भी दे दूं मैं अक्षय कुमार को, जी अगर वो सुन रहे हैं उनके आसपास। एक कहानी है, मतलब जिस तरह का वो सिनेमा आजकल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें देश प्रेम भी होता है, लव स्टोरी भी होती है। अगर उनको मतलब इस तरह एक कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ हिंदी के जो हिंदी इतिहास में जब आप जाएंगे, हिंदी कहानी के और हिंदी साहित्य के, तो उनकी 3 ही कहानियां हैं, लेकिन उनकी एक कहानी ने उनको अमर कर दिया है, जिसका नाम है उसने कहा था। तो अच्छा मुझे लगता है हाँ बिल्कुल, मतलब फौजी की कहानी है। तो अब वो अक्षय कुमार पढ़े, इसलिए कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत कहानी है, अमर कहानी है, और इस पर भी फिल्म बन चुकी, बॉलीवुड इस पर फिल्म बना चुका है। इस पर जो है 1960 में उसने कहा था बनी थी, जिसमें सुनील दत्त थे और नंदा थी, और विमल राय प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी। तो अक्षय कुमार देख सकते हैं, और मोनी भट्टाचार्य जो थे वो इसके डायरेक्टर थे, ये उन्होंने डेब्यू किया था इस फिल्म से। तो अक्षय कुमार जिस तरह के फौजी वाले रोल करते हैं, बहुत सेंसिटिव लव स्टोरी है। आप इसको कीजिए, आप पढ़िए इसको, आप इसको देखिए किस तरह के, अगर जो इसको मॉडर्न आज के समय में इसका एडेप्टेशन आप कर सकते हैं। प्यारी कहानी। आपको लिटरेचर में जाना पड़ेगा। जैसे द गोट लाइफ की हमने पिछले दिनों बात की, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो उपन्यास पे बनी फिल्म है।
उपन्यास है उसके पीछे। इसी तरह से जो मणिरत्नम की जो लास्ट फिल्म आई थी, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, 2 पार्ट में जो उन्होंने बनाई थी, वो तमिल का एक बहुत बड़ा उपन्यास है। साउथ के मेकर्स जाते हैं भाई, हिंदी वाला क्यों नहीं जाता है? ये रीमेक ढूंढते रहते हैं। हिंदी में बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत कहानी, जिसको आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं और माइलस्टोन कहानी है। आप जैसा फौजी वाला किरदार करते हैं, उसमें लव स्टोरी ढूंढते हैं। आप पढ़ के आप फिल्म को देखिए, उस कहानी को देखिए। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अच्छा इनका वो आर्मी से और देशभक्ति से बड़ा लगाव है, प्यार है, उसमें ये केसरी जैसी फिल्म कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। लेकिन आप इसी में कि चलो एक इनको एक दे के देखें, आप इस तरह की कहानी पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि इतनी प्यारी कहानी है, क्यों नहीं PS1 बन सकती PS2 है। हमारे दर्शक हैं बता रहे हैं, जी। पेनियन सेल्वन, वन एंड पेनियन हाँ, सेल्वन हाँ, टू, यस, हाँ, हाँ, हाँ। पोन्नियन, हाँ, कुछ इसी तरह का पोनियन नाम था, पोनियन हाँ, सेल्वन, हाँ, हाँ, पोन्नियन, हाँ, 1 और 2। तो ये हम्म, मतलब महान उपन्यास है। तो ऐसे साउथ में जब बन सकता है, आपके यहाँ क्यों नहीं बनता? लेकिन क्योंकि आप पढ़ते लिखते हैं, आपने कल्चर ही नहीं, और फिर वही आप सबके सामने आके कहना, अरे हम तो नहीं पढ़ते भाई, ये बड़े गर्व की बात है। मतलब मुझे यहाँ कोई डायरेक्टर, जो एक दौर था जब हिंदी सिनेमा का, जब जर्नलिज्म जिंदा था, फिल्म का सिनेमा, फिल्म का जर्नलिज्म, आज ये कहते हैं एक लाइन इनको कहानी बताने में बड़ी एकदम पेट में दर्द हो जाता है। वो दौर था फिल्मी पत्रिकाओं में पूरी पूरी कहानी छप जाती थी फिल्म आने से पहले। आपको याद होगा जो पुराने यस जमाने की यस, मैगजीन्स थी बिल्कुल 60s बिल्कुल। और 70s में, पूरे उस नाटक की जमाने में तरह वो, सुषमा सुषमा और ये सरिता हाँ, वगैरह मैगजीन आया करती थी। माधुरी, हाँ, ये जो, माधुरी। ये पूरी पूरी जो थी वो स्क्रिप्ट जैसी कहानियां नाटक की तरह छाप दी जाती थी। लोग पढ़ लेते थे, चित्र देख लेते थे, और फिल्म आती थी साल भर बाद, 2 साल बाद लोग देखने जाते थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कहानी लीक हो गई बोले। अरे कहानी हो तुम्हारी, कहा फिल्म में तो लीक होगी, वो लीक होगी, कहानी ही नहीं है पहले ही तुम्हारे पता है पास। कॉपी बना रहे हो पहले ही कॉपी पता है बना कॉपी रहे, बना रहे पूरी पूरी फिल्म लोग देखे हुए बैठे हैं, आप कह रहे नहीं नहीं इसके बारे में डिस्कस नहीं करें, कहानी के बारे में। अरे भाई आप बात किस बारे में करोगे? दरअसल ये बड़ी मुश्किल चीज है, इनको दरअसल ना पूरा ओवरऑलिंग की जरूरत है। हाँ सिर्फ हाँ हाँ। अक्षय कुमार के बदलने से कुछ नहीं होगा, या एक आध पूरा सिस्टम जो है ना, पूरी सोच जो है सिनेमा को लेके, जिस तरह से ये हुआ कि ठीक है भाई पैसा जरूरी है फिल्म बनाने के लिए, पर सिर्फ पैसे से फिल्म नहीं बन रही ना, बहुत कुछ चाहिए। तो उस बहुत कुछ पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो अक्षय कुमार जैसे एक्टर को ही देना पड़ेगा। जिस दिन वो प्रोड्यूसर से कहेंगे ना कि बेटा कहानी हो तभी मेरे पास आना, तभी मेरे घर में आना, या मुझको बुलाना, मैं आऊंगा तेरे घर आने की जो बात है, कहानी होगी तो बुलाना, तब बात बनेगी। वरना तो लोग इनका कचरा और वो सीडी और वो पेन ड्राइव और जाने क्या क्या लेके पहुंच जाएंगे, सर ये देख लो इस पे बढ़िया बन जाएगी, आपका रोल तो ये है। देखिए लोग उनकी कमजोरी जान चुके हैं, इसलिए कमजोरी का फायदा उठाया गया कि इनको बस एक साल में 4 फिल्में करनी है, बस लेके जाओ, तारीख होगी तो मिल जाएगी, पेमेंट कर देना, आ जाएगा। मतलब ये फैक्ट्री वाला मामला है फैक्ट्री कि वाला। मेरे फैक्ट्री में साबुन की इतनी बट्टियां बननी है डेली, खटाखट खटाखट जो है मुझे बनानी है इतनी, सुबह से शाम तक। राम तो राम ये गोपाल क्रिएटिव वर्मा काम भी है, इसी फैक्ट्री की चक्कर तरह में नहीं डूब होता। गए। हाँ, राम गोपाल वर्मा भी इसी चक्कर में डूब गए। बिल्कुल। उन्होंने अपने ऑफिस का ही नाम फैक्ट्री रख दिया था, वो फैक्ट्री की ही तरह फिल्में बनाने लगे थे। और शुरुआत में इतनी सुंदर फिल्में बनाने के बाद जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री चालू की, तो फिर उनका बोरिया बिस्तर ही बन गया, मुंबई से वो चले ही गए फिर तो यहाँ से। और क्या फैक्ट्री बना में रहे हैं वो कपड़ा तो, कपड़ा और साबुन बनता है, फिल्में नहीं। वही वही। इनको फर्क समझना पड़ेगा साबुन का, कपड़े का और सिनेमा का। सिनेमा का नहीं तो बिल्कुल। साबुन और कपड़े के ऐड करें, गुटखे के ऐड करें, उसी में चलता रहेगा मामला, वो भी करके काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की जनता के साथ भी एक धोखा हो जाता है ना, जो वो तो है आपको ही है। बरसों बरस से सराखों पर बिठाए हुई है, और आप उसके बाद इतना स्तरहीन सिनेमा देने लगते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आपको पैसा दे दिया और आपने पैसा ले लिया, यानी आपने फिर खुद को एक फैक्ट्री के रूप में तब्दील कर दिया। वो लोगों के साथ धोखा हो गया, और आपकी वजह से फिर नए लोगों को मौका भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आप हैं, आपने जगह भी घेरी हुई है, काम भी अच्छा नहीं है, किसी और को मौका भी नहीं मिलेगा, खुद का काम भी अच्छा नहीं होगा, लोगों को मनोरंजन नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे भी खर्च होंगे। फिर आप ये भी कहोगे पिक्चर फ्लॉप होती है तो देखो जश्न मनाया जाता है, और मामला वही है। सिनेमा को देखिए खूबसूरत धोखा भी कहा जाता है। सिनेमा का एक दूसरा नाम ये भी है कि बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल धोखा बिल्कुल। है।
और दर्शक को आनंद आता है अगर आप उसको खूबसूरती से धोखा दे दें, चकमा दे दें। लेकिन अब वो ये देख रहा है कि आप धोखा तो दे रहे हैं, पर उसमें कोई खूबसूरती नहीं बची है। वो देख रहा है कि अब आप धोखे के नाम पे सीधे-सीधे मेरी जेब में हाथ डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। जिस मल्टीप्लेक्स में जाता हूँ, वहाँ आपको बस नहीं देना पड़ता है, मल्टीप्लेक्स वाले को टिकट से ज़्यादा देना पड़ता है। उस पॉपकॉर्न के टब के लिए और वो कोल्ड ड्रिंक के लिए, पानी की बोतल के लिए और समोसे के लिए। तो भाई वो कितना लूटेगा? सारी बातों की एक बात है, आप जमकर महंगे टिकट कर दीजिए, जनता को जो चाहिए वो दीजिए। जनता आपकी फिल्म देखने के लिए अपना जरूरी काम छोड़ के जाए कि नहीं हमको उनकी फिल्म देखनी है, क्योंकि हमको उन पर इतना भरोसा है कि उन्होंने फिल्म साइन की है तो बहुत अच्छा सिनेमा बनाया होगा। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद जब अंदर धोखा मिलता है तो फिर यही होता है जो अभी हो रहा है। बिल्कुल। और जब इतनी सारी फिल्में फ्लॉप होंगी तो आप ही का करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद तो प्रोड्यूसर्स को भी लगेगा ना कि हाँ भाई अब हमें नया चेहरा चाहिए या कोई नया मामला चाहिए, नई अप्रोच चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हम आईना दिखाने का ही काम कर रहे हैं, और आईना दिखाने के काम में ऐसा होता है कि हमें ऐसी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। समय बदल रहा है, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पिछले 4 सालों में, कोरोना के बाद में जिस तरह से सारी चीजें बदली है, आप उससे इनकार थोड़ी कर सकते हैं। दर्शक भी बदल गया भाई। दर्शक के सामने बहुत सारा कुछ नया आ गया, तकनीक बदल गई, उसकी देखने की आदत बदल गई, उसका एक्सपोज़र बहुत बड़ा हो गया। उसको इतने तरह का सिनेमा देखने मिल वो आप पर निर्भर नहीं है अब। आप ये सोचेंगे नहीं हम ही सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं अब, तो सिर्फ आपके सप्लाई करने अब तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ठीक है आपका ब्रांड है, इस ब्रांड के हिसाब से माल दीजिए, नहीं तो ब्रांड की पोल खुल रही है, और पोल खुल रही है तो लोग बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा फिर आपको। जब इसका तरीका वही है उनको चुप करने का कि आप बेहतर सिनेमा लेके आइए, जिस काम की उम्मीद की जाती है आपसे वो कीजिए। भाई कोई और लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं क्या पैसा दे के आँख खुली रख के? कि भाई ये घटिया क्वालिटी का फ्रिज है, ये घटिया क्वालिटी का एसी है, ये घटिया क्वालिटी का जो है चलिए आप ग्रोसरी शॉप में चले जाइए, कोई भी साबुन ही ले लीजिए, ये रद्दी माल है, आउटडेटेड है, 3 साल से पड़ा हुआ था साबुन, आप एक काम कीजिए 25 का साबुन 5 रुपए में ले जाइए, कोई नहीं लेगा भाई। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे सम अप करूं हमारी आज की बातचीत को, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अप्रोच है उसे बदलने की जरूरत है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हुई है। आप जो कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बाजार से आपको मुनाफा लाकर नहीं दे रहा, क्योंकि आपका जो ग्राहक है वो आपसे संतुष्ट नहीं है, वो आप में बदलाव चाहता है। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां तो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो मनोरंजन का क्षेत्र है। मनोरंजन का पहला धर्म होता है कि जो दर्शक आए हों उनकी मोनोटोनस जो जिंदगी है उसमें कुछ परिवर्तन लेकर आए। और आप जो काम आपका परिवर्तन लाने का है उसमें आप फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ भी और आपके दर्शकों के साथ भी। मुझे लगता है कि हाँ जी, ये बातें शायद इसलिए जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं जिन लोगों की बातों पर और जिनको ट्रोलर्स और हेटर्स बता रहे हैं, इसकी एक वजह दरअसल ये है कि सिनेमा का मीडिया क्योंकि नहीं है। कायदे से तो ये काम उस मीडिया को करना चाहिए था, पर क्योंकि अब उस मीडिया की सांसें जो है वो रुक चुकी है, यही लोग उसका गला घोंट चुके हैं, तो इनको लगता था कि उसके बाद कहीं से आवाज नहीं आएगी, और सोशल मीडिया पे जो है हम अपने जो फैन आर्मी या जो हम अपनी ट्रोल आर्मी रखते हैं, उसके सहारे सब कुछ चला ले जाएंगे। तो दरअसल ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो वाकई जो मिथुन दा का जो कोट मैंने कहा था, उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, बहुत सही बात कही और उस चीज को समझ लें बहुत अच्छे से। मुझे लगता है हमने काफी हद तक चीजें कवर कर दी हैं और बहुत हद तक उनको आईना भी दिखा दिया है, बता भी दिया। और उन्हीं के इंडस्ट्री के जो सीनियर हैं मिथुन चक्रवर्ती, उनका ही आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि खरीदे गए फैन और दर्शक जो हैं वो मूवी और मैयत पर नहीं आते। ये अपने आप में स्टेटमेंट बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया रवि जी, हमने और आपने एक बहुत अच्छा सेशन आज भी कंडक्ट किया, हमारे दर्शकों ने इसे काफी एंजॉय किया। जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है वो इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये हमारा लाइव सेशन है। पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, पसंद आया हो
तो इसे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, नए लोगों को जोड़िए, क्योंकि जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं हमारी उम्मीद रहती है कि हम नए दर्शकों से जुड़ें, ताकि हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे। और इस कार्यक्रम को अब आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी। कल फिर मुलाकात शुक्रिया होगी। उज्जवल जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।